जय हिंद साथियों। जैसा कि कल गौरव सर ने अनाउंसमेंट किया था एसएससी सीजीएल के लिए, तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है इस बैच के लिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना 100% दे सकूँ आपको। जैसा कि आपको पता है कि टाइम बहुत कम है और आपका भी जो फाइनल है वो 8 तारीख की लास्ट डेट है। तो जितने भी फॉर्म नहीं भरा है वो फिल कीजिए, क्योंकि समय नहीं है कब साइट बिजी चली जाए और आप फॉर्म भी ना भर पाएँ। तो आज हम टॉपिक जो उठाएंगे वो भारतीय इतिहास उठाएंगे, इंडियन हिस्ट्री। देखिए, बहुत से ख्याल आते हैं लोगों में कि हिस्ट्री का कौन सा पार्ट उठना चाहिए, किस से सवाल ज़्यादा आते हैं। ये बहुत सारी झंझट हैं। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सवाल तो हर एक पार्ट से आते हैं। फर्क ये होता है कि कोई पार्ट थोड़ा वो डीपली एक दो क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लेता है, किसी को थोड़ा सा कम पूछ लेता है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन सवाल हमेशा आते ही आते हैं हर पार्ट से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं से कम आते हैं, कहीं से ज़्यादा आते हैं, बस और कुछ नहीं है। उसी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और कोशिश करूंगा मैं आपको इस इतिहास को बहुत सरल और सुलभ चीज बना दूं, ताकि आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहे। कहते हैं ये बोरिंग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा इसको इंटरेस्टिंग बनाने की, अपनी पूरी कोशिश रहेगी। तो थोड़ा सा टाइम हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया। मेंस देकर आया था 27 तारीख को, पीसीएस वाला। अब आपके सामने हूं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में समझ लेते हैं, है ना। देखिए, इतिहास जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। संस्कृत भाषा का शब्द है, तो ये इतिहास प्लस आस से मिलकर बना है, इसे कहते हैं इतिहास। और इतिहास के जो जनक हैं वो हैं हेरोडोटस। ये ग्रीक व्यक्ति थे, इन्होंने ही पूरे भारत को दिखाया कि हिस्ट्री क्या चीज है। और जैसा कि आप समझते हैं कि कोई भी बड़ा टॉपिक हो उसे हमेशा डिवाइड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, उसे हमेशा बांट दिया जाता है। जैसे आपका सीजीएल है, तो सीजीएल पहला आपका ट्रायल फर्स्ट, ट्रायल सेकंड, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ऐसे ही हिस्ट्री जो है बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो इसको 3 भागों में इतिहासकार ने बांट दिया है, ठीक है। देखते हैं। इतिहास, ठीक, इसको 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहले प्राचीन, उसके बाद मध्य, उसके बाद आधुनिक, और एक और चलता है चौथा, जिसे हम कहते हैं समकालीन भारत। देखिए, समकालीन जो इतिहास है, ये 3 आपको समझ रहे हो। ये समकालीन जो इतिहास है, ये इतिहास है आपका थोड़ा सा खाड़ी युद्ध, गल्फ वार और थोड़ा विदेश का थोड़ा सा मटेरियल आ जाता है इसमें, और कुछ नहीं है। बस बाकी ये 3 जो है वो मेन है, ठीक है। इस 3 भी मेंस में सबसे पहले जब हम प्राचीन की बात करते हैं, एनिसेंट, तो प्राचीन जो हिस्ट्री है इसको भी कैटेगराइज किया है, ठीक है। कौन कौन से में, तो नंबर फर्स्ट है प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है, इसका मेन चीज होती है कि इसमें लिखित या अलिखित कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ मिलता ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें मानव जो है उसका शुरुआती दौर होता है। तो ये क्या है कि ये बिल्कुल भी लिखित नहीं है, अलिखित।
ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है आगे ऐतिहासिक काल। ये आगे ऐतिहासिक काल क्या है, इसका लिखित तो है, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं सकते। जिसे हम पढ़ नहीं सकते। ये सेम आपके लिए ऐसे है जैसे डॉक्टर ने कोई दवाई लिख दी, अब लिख तो दी है लेकिन आपको पता नहीं क्या लिखा है, तो उसे कौन समझ सकता है, केमिस्ट वाला ही समझ सकता है ना। तो ऐसे ही ये जो इतिहास है, ये क्या लिखा है कुछ पता ही नहीं है। हालांकि ये संभव हम कह नहीं सकते कि ये पढ़ाया जा सकता, हो सकता है शायद भविष्य में इसकी कोई लिपि मिले तो इसे ये पढ़ाया जा सके। ठीक है। तीसरा जो टाइप होता है हमारा, 3 टाइप, उससे बोलते हैं हम ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल, इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक, ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, जैसे ये जो है इसमें आएगा आपका महाभारत हो गई, रामायण हो गई, ठीक है, और जो चीजें जिनको आप आसानी से सुलभ से पढ़ सकते हैं, तो वो हमारा आता है ऐतिहासिक काल। ठीक, फर्स्ट प्रागैतिहासिक काल जो अलिखित है, जिसका पता ही नहीं। दूसरा है आगैतिहासिक काल, जिसको लिखित तो है लेकिन जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल, जिसे हम पढ़ भी सकते हैं और आराम से, इसकी लिपि है तो ये पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, यानी सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे प्राचीन प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इसको हम जब पढ़ेंगे तो ये जो युग है ये है पाषाण। पाषाण मतलब समझ रहे हैं, पत्थर। तो ये कैसा युग है, ये पत्थरों का युग है। ठीक है, और इसके भी टाइप है ना, पत्थरों का युग है तो इसके भी टाइप है। तो सबसे इसका जो पहला टाइप है वो है हमारा पुरा पाषाण काल। ठीक है पत्थरों का ही, लेकिन ये पहला क्या है, पुरा पाषाण काल। इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है, 25 लाख से 12 के का मतलब आप सब सभी समझते हैं। जब से YouTube आया है जब इसे समझ जाइए कि के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, 25 लाख साल से 12,000 तक, यानी सबसे लंबा कालखंड है इतिहास का। इस पुरा पाषाण काल में हमें मानव का पालन मिलता है। ठीक है, मानव का पालन। या आप कह सकते हैं मानव का यहां से उत्पत्ति हुई है ना। तो मानव की उत्पत्ति कहां से हुई है, ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हुई है अफ्रीका से। ठीक है, प्राइमेटस जिसे बोला जाता है, अफ्रीका से इसकी उत्पत्ति है। लेकिन ये मानव सुलभ नहीं था। ठीक है, सुलभ क्या था, सीधी सी बात है कि ये इतना विकास तो हुआ नहीं था बुद्धि का, तो ये सुलभ मानव नहीं था। ये क्या करते थे कि जैसे इनके दादा बुजुर्ग हुए उनको ही खा जाना,
ठीक है, बस यही करते थे। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आज भी एक प्रथा है ऑस्ट्रेलिया में कि जब बुजुर्ग मर जाते हैं तो उसको खाया जाता है। और जब उनसे पूछा ऑस्ट्रेलिया वालों से कि ये है क्या चीज, तो बोलते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो है वो हमारे अंदर है। हाँ, तो कुछ तो डीएनए रहेगा ना, ठीक है। तो ऐसी अफ्रीका जब मानव पालन हुआ, वो अफ्रीका में हुआ सबसे पहले, है ना। और अगर आप कभी शहर भी पूछे एग्जाम में, वैसे इतना नहीं पूछे लेकिन शहर भी पूछे, तो उसका नाम है जोहान्सबर्ग, ठीक। ये शहर है जो खोजा हुआ है, ये वही है, मतलब यहां से प्राप्त हुए हैं पहला अवशेष मानव के। तो वो क्या है, अफ्रीका का, लेकिन ये सुलभ नहीं था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारे जो पीछे का हिस्सा है, ये वाला, इसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र मतलब प्राण जो है ये इसी की अवस्था में था, लेकिन पहले ये इधर नहीं था, ये इधर था। जैसे ही समय बड़ा होता गया तो ये पीछे की तरफ खिसकने लगा, ठीक है। और आज भी ये नियम है। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि आप सभी भी ध्यान दीजिए इस चीज पर। देखिए, जब जब मानव की रीढ़ टेढ़ी से सीधी होनी शुरू हुई है ना, बिल्कुल सीधी, तब तब हमारे न्यूरॉन का विकास हुआ है, मस्तिष्क का विकास हुआ है। आपको सोचिए, जब हम टेढ़े चलते थे, हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, तो क्या होता था, सीधी सी बात है, हम गुफा में घूमते थे। लेकिन जैसे ही हमारी रीढ़ सीधी होने लगी तो हम कहां घूमने लगे, गुफा में। क्या, फिर हमने फ्लैट बना दिए, घर बना दिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि आपकी रीढ़ की जो हड्डी है वो ब्रह्मांड की धुरी है, इसको आप सीधा रखें। और ये आप अपने भाइयों को भी बताएं कि वो जब भी बैठे वो सीधे ही बैठें, ताकि आपके मस्तिष्क का न्यूरोलॉज सिस्टम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो, ठीक है। और जब आप इस तरीके से बैठते हैं, पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ के बैठते हैं, ये ठीक नहीं है बैठना, है ना। हाँ, ये सबसे अच्छा है कि आप थोड़ा सा मस्तिष्क का विकास हो सके, ये सारी चीजें करें। तो आप ये समझिए कि जब जब हम टेढ़े टेढ़े चले, तब तक हमने गुफाएं देखी बस। लेकिन जैसे हम सीधे हो गए, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, क्या होगा, हमने बहुत सारी चीजों का इनोवेशन बना दिया, मतलब रहने लायक सुलभ कर लिया, ठीक है। तो कहने का अर्थ है कि इससे थोड़ा न्यूरल्स डेवलपमेंट होता है ना। चलिए नेक्स्ट। अब मानव यहां से आया, ठीक है। दूसरी चीज है, ये करता क्या था, खाना बंदोबस्त। खाना बंदोबस्त का मतलब समझ रहे हैं, खाद्यान्न संग्रह। खाद्यान्न संग्रह का मतलब क्या है, केवल खाने को जोड़कर रखना, बस, और कुछ नहीं। जैसे आपने देखा होगा, एक छोटा बच्चा होता है, जो उसे भूख लगती है, तो आप उसे दूध दीजिए, उसे कोई मतलब नहीं है कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माँ है, उसे कुछ भी मतलब नहीं है, बस उसे मतलब है दूध से। तो ऐसे इसको क्या मतलब था, इस मानव को केवल खाना, खाने को जोड़ के रखना, बस। तो इसे हम कहते हैं खाना बंदोबस्त, या कहते हैं खाद्यान्न संग्रह। तो ये क्या करता था, केवल खाद्यान्न संग्रह ही करता था, बस। उसके बाद समय गुजरता गया, तो इसने दो पत्थर, आपको पता है दो पत्थर किसके, क्या किसका आविष्कार कर दिया था, आग का। तो आग की भी खोज किस काल में हो गई है, पुरापाषाण काल में, ठीक है। तो पुरापाषाण काल में क्या क्या है हुआ है, एक तो मानव का विकास, मतलब मानव की उत्पत्ति आप कहें कहां से हुई है, अफ्रीका से, ठीक है, मैंने बताया था। दूसरा खाद्यान्न संग्रह, इस खाना बंदोबस्त। और जो तीसरा आविष्कार जो हुआ है, जो एकदम कभी कभी पूछ लेता है आपसे, वो है आग का आविष्कार, ठीक है। तो आग का आविष्कार भी किस काल में हुआ है, नवपाषाण काल में। तो ये सारी चीजें हुई हैं आपकी नवपाषाण काल में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल के बाद क्या आ जाएगा हमारा, मध्य पाषाण काल। इस मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 12 के का मतलब आप समझ रहे हैं ना, हाँ, 1000, 12 से 5 यानी 5000, ठीक। एक और चीज,
अगर आपको कंफ्यूज हो कि ये टाइम पीरियड क्या है, तो मैं आपको बताऊं, मैं एनसीईआरटी बेस्ड टाइम बता रहा हूं, ठीक है, फिक्स बिल्कुल, जिसमें कोई गलती की संभावना ही नहीं है। हो सकता है आपके दिमाग में या किसी और बुक पढ़ ली हो तो आप सोच रहे होगे कि ये टाइमिंग का तो थोड़ा फर्क है, सर ने क्या पढ़ा दिया, तो ये फिक्स है जो एग्जाम में क्लियर है, ठीक। एनसीईआरटी पूरा बेस्ड है। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, ठीक है, ये मध्य पाषाण काल चल रहा है, तो उसमें तो नपाषाण काल में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब मध्य पाषाण काल में जो चलेगा वो चलेगा अंतोदृष्ट। अंतोष्टि का मतलब क्या होता है, संस्कार, ठीक। कितने संस्कार होते हैं आपको पता है, 16, ठीक। समय के साथ साथ ना तो हमें पता है, आपको भी शायद मुश्किल ही पता होगा कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये जो यूरोपियन जो आए हैं ना, इन्होंने सबसे पहला हमारा जो नुकसान किया है वो संस्कृति का ही किया है। आप किसी भी देश को बर्बाद करना चाहते हैं या आप किसी भी सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो और बस वो सभ्यता भी नष्ट हो जाएगी। तो आज यूरोपियन ने जो किया था वो बस यही किया था, उन्होंने कहा राज करना है भारत पे, तो भारत पे राज करने के लिए सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने कहा चलो एक काम करो, इसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। तो सबसे पहले इन्होंने हमारी संस्कृति नष्ट की, ठीक। तो अंतोष्टि का मतलब क्या होता है कि मध्य पाषाण काल में इन्होंने मानव को जलाना और दफनाना शुरू किया था, ठीक। जलाना और दफनाना, दफनाना ये किया था मध्य पाषाण काल में, ठीक। और दूसरी एक चीज की थी इन्होंने, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का मतलब मैं आपको बता देता हूं, सॉरी, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का होता है पत्थरों के छोटे हथियार, ठीक है। पत्थरों के छोटे हथियार यानी पत्थरों के छोटे छोटे नुकीले हथियार बना लिए थे इन्होंने, इसे कहते हैं माइक्रोलिथ, ठीक। तो वो जो माइक्रोलिथ की जो खोज की है वो किसने की है, मध्य पाषाण काल में, ठीक। माइक्रोलिथ आप समझ चुके होंगे, अब तो छोटे छोटे हथियार थे, वो केवल ऐसे थे कि फेंके नहीं जा सकते थे, वो बस जैसे कोई जानवर आ गया तो उसे पकड़ के वो कर दिया उसका, समझ गए होंगे आप, ठीक। तो इस तरीके से ही मतलब माइक्रोलिथ छोटे छोटे हथियार बनाए थे, अंतोष्टि किया था, है ना। चलिए, ये सब हुआ था मध्य पाषाण काल में। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो चलेगा हमारा वो चलेगा नवपाषाण काल, ठीक। नवपाषाण काल कहां से शुरू होता है, 5 के से 3 के, 5,000 से 3,000 साल तक, ठीक। नवपाषाण काल हमारा शुरू हो जाता है यहां से। अब नवपाषाण काल में क्या हुआ, तो देखिए इस काल में, इस काल की जो नींव रखी गई है वो रखी गई है खेती से, यानी कृषि से। तो क्या हुआ, जैसे एक मानव आ गया, उसने कहा कि शिकार करते करते किसी ने कुछ देख लिया या फिर कुछ उखाड़ लिया, उसे खा के देखा और कहा कि ये तो और ज्यादा बढ़िया है, मतलब क्योंकि कच्चा मांस ही खाते थे, आग की खोज होगी तो थोड़ा भून भून के खा लेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि कुछ चीजें खेत में भी होती हैं, कुछ चीजें हमारी वनस्पतियों में भी पाई जाती हैं, तो इसने सबसे पहला काम किया खेती करने का, ठीक। तो यानी कृषि, कृषि की शुरुआत,
अब देखिए इस काल में किसकी, नवपाषाण काल में किसकी शुरुआत हो रही है? कृषि की। आप देखेंगे कि खेती को जब हम करेंगे तो उस पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, यानी वहां पर रहना पड़ेगा, है ना। आज तो समय ऐसा आ गया है कि अगर आप खेती पे नहीं रहेंगे तो फसल नष्ट नहीं होगी, आपकी खेती नष्ट हो जाएंगे, कोई दूसरा हो जाएगा। आपने देखा होगा ज्यादातर ग्रामीण परिवेशों में जो विवाद चलता है वो जमीन से जुड़ा हुआ चलता है ना। हाँ, बस खेत से। तो कहने का अर्थ ये है कि कृषि की जब शुरुआत हुई तो उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई इस चीज को हम रहकर कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप लंदन रहें और खेती अपने यूपी में करें, बनारस में, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको वहां पर रहना पड़ेगा। तो कृषि की जब शुरुआत हुई तो मानव ने क्या किया? स्थायी निवास। ठीक, स्थायी निवास का मतलब होता है परमानेंट रेजिडेंसी, यहां पर आप प्रॉपर वे में रह सकें। ठीक, तो मानव जो कृषि की शुरुआत हुई तो आप रहोगे, जाहिर सी बात है। तो आप क्या रहोगे वहां पे? स्थायी निवास करोगे, यानी एक मकान बनाओगे। अब आपको चलने की जरूरत नहीं है कि एक गुफा में बैठ गए, दूसरी गुफा में बैठ गए, आपको पता ही नहीं कहां पर है ना। एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, शेर जिस गुफा में रहता है उस गुफा में ही वापस आता है, जबकि कोई मैप नहीं है उसके पास, कोई गूगल मैप नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने, सृष्टिकर्ता ने उसे ये चीजें दी हैं कि वो यहां गुफा में रहता है, वो अपने मलमूत्र की बदबू से, ठीक है, पहचान लेता है और वो उसी गुफा में जाता है। तो ये उसका एक तरीके का गूगल मैप है ना। लेकिन मानव उस समय क्या था, किसी की गुफा में कभी भी घुस गया, शेर की गुफा में भी घुस जाता करता था, ये सारी चीजें। तो यहां पर क्या हो गया, उन्होंने स्थायी निवास बना लिया। अब जब आप स्थायी निवास बनाओगे तो सबसे पहले आपको पास कौन आएगा? सबसे वफादार कौन सी चीज है? कुत्ता। ठीक, तो क्या आएगा? कुत्ता। याद रखिए, सर्वप्रथम पालतू जानवर तो मानव द्वारा पाला गया पहला जो जानवर है वो कौन सा है? कुत्ता है। ठीक, समझ गए? हाँ, ये कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में कि मनुष्य द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा है? कुत्ता है। ठीक है, तो ये उसी समय रखा गया था जिस समय खेत और अपना स्थायी निवास बनाया गया था। ठीक, अब हुआ क्या, इसी काल में, नपाषाण काल में ही मानव ने एक धातु की खोज की। धातु, एलिमेंट, ठीक है, किसकी? तावा। और तावे को उसने क्या कर दिया, पहले वो हथियार था, तो आप देखेंगे कि जो पत्थर के जो हथियार है वो ज्यादा दूर तक ऐसे थोड़ा नहीं आप डंडे की तरह उसे बना लोगे, है ना। तो डंडे की तरह तो बन नहीं सकते वो, तो क्या थे, वो हाथों में फेंके जाते थे। अब इसने क्या, तावा खोज लिया, तो ताव को टाइट कर लिया। अब उस तावे को इसने जो नुकीले पत्थर थे उसमें इन्वॉल्व कर लिया, यानी जोड़ लिया। इसीलिए इस काल को हम कहते हैं ताम्रपाषाण। ठीक, ताम्रपाषाण का मतलब समझ रहे हैं? ताम्रपाषाण का मतलब है तांबा भी है और प्लस क्या है, पत्थर भी है। इसीलिए इस काल को क्या बोला जाता है, नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल। ठीक, तो तांबे की खोज हुई। दूसरी चीज, जब कृषि की शुरुआत हो गई, स्थायी निवास भी हो गया, पालतू जानवर भी पाल लिया और तांबा भी खोज लिया इसने, तो आप देखेंगे कि कृषि को जो भारी भरकम अनाज है हमारा, वो कहां तक आप ढो सकते हो, उसके लिए किसी की तो आवश्यकता होगी, है ना। तो इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह को सुलभ करने के लिए पहिए का आविष्कार किया। वो भी किस काल में हुआ है पहिए का आविष्कार भी, नोट कर दे, ठीक, नवपाषाण काल में। ठीक है, किसका आविष्कार हुआ? पहिए की खोज। ठीक, तो पहिए की खोज भी किस काल में हुई है? नवपाषाण काल में, है ना। हाँ, क्योंकि चीजों को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो जाहिर सी बात है उसमें तो
आपको मेहनत लगेगी या फिर आपके पास दिमाग हो। और मैंने आपको बताया था कि उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा सीधी होने लगी थी, दिमाग आने लगा था, तो उन्होंने किसकी खोज कर ली? पहिए की खोज। ठीक। आओ। अच्छा, ऐसे मानव को क्या बोला जाता है, इस काल के मानव को? ये जो नवपाषाण काल में है, क्योंकि अब तो इसका ब्रेन काफी ठीक ठाक हो गया है, तो इसी को बोलते हैं होमोसियंस। ठीक, होमोसेपियंस जो बोला जाता है वो इसी काल के मानव को बोला जाता है, यानी नवपाषाण काल के मानव को बोला जाता है ना? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कृषि की जो शुरुआत हुई है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहाँ एग्जाम में आएगा। जैसे कृषि की शुरुआत जो हुई है वो 7,000 साल BC, ठीक है, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, पीछे की तरफ। तो आप देखेंगे ये तो नवपाषाण के काल की है ही नहीं, ये किधर की पहुंच गई? तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, है ना? ये मध्यपाषाण काल की चलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ही समय में दो कालखंड चलते हैं, आप समझ जाएंगे। मेरे मेंस में एक सवाल आया था, पीसीएस मेंस में, कि भारत की खाई किन राज्यों को बोला जाता है? भारत की खाई जो होते हैं ना, वो राज्य जो बोले जाते हैं जो इधर की साइड होते हैं, पश्चिमी साइड वाले। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। तो ये जो यहाँ के जो राज्य होंगे, ठीक है, झारखंड है तुम्हारा, उड़ीसा है ना, और थोड़ा सा ऊपर जाइए बिहार साइड, ये भारत की खाई है। भारत की खाई का मतलब इनका विकास नहीं हुआ है। लेकिन जब आप इधर की साइड जाएंगे, ये वाले, आपका कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, ये क्या है? ये भारत की खाई नहीं है, ये बहुत एडवांस है। तो ऐसे ही शुरुआत तो उसमें हुई थी, लेकिन चीजें कृषि की कहां मिली? नवपाषाण काल में। ठीक, तो पहली फसल कौन सी हुई थी? कृषि की पहली फसल बताइए। कृषि, तो कृषि की फर्स्ट फसल हुई थी गेहूं, दूसरी जौ। हाँ, धान नहीं हुए थे, याद रखना। चावल जिसे हम कहते हैं वो नहीं हुए थे। क्यों? क्योंकि चावल को हम ऐसा रखते हैं जैसे घर में का दामाद, ठीक है। हाँ, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, चावल पर। आप करते हैं ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए व्यक्ति, तो आप जानते हैं कि चावल के साथ कितना क्या कहते हैं वो करना पड़ता है, उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, पानी भी समय पे दिया जाता है, वरना वो होंगे ही नहीं। तो सबसे पहले कहा गेहूं, गेहूं हुए थे, ठीक, गेहूं के बाद जौ। अब ये इसके अवशेष कहां पर मिले हैं? कभी एग्जाम आपसे पूछ ले कि गेहूं के अवशेष कहां पर मिले हैं, तो मैं आपको बताता हूं। एक पाकिस्तान में जगह है, पाकिस्तान में जगह है, उसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़, इसमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं गेहूं के, वो इसी में मिले हैं। ठीक, तो कभी और ज्यादा गहराई से पूछ ले, क्योंकि सीजीएल आपका कोई भरोसा भी नहीं है। तो ये दो पहाड़ियों के बीच में है, एक है सुलेमान, दूसरी एक किरधर। ठीक, तो मेहरगढ़, जो गेहूं के जो अवशेष मिले हैं फसल के, वो मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले हैं, जिसमें दो पहाड़ियों के बीच है सुलेमान और किरधर, ये दो पहाड़ियां हैं। ठीक, ये इनके अवशेष मिले हैं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए आप भी। दूसरी चीज, अब इसी नवपाषाण, अभी नवपाषाण काल की बात चल रही है, ठीक है ना? इसी नवपाषाण काल में
मृदभांड मिले हैं, मृदभांड। मृदभांड का मतलब समझ रहे हैं? देखिए ऐसे करके ईद बनाई जाती है, मटकी। तो मटकी जो होती है वो थोड़ा चौंट जाती है, हिस्सा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन उस मृदभांड को और लंबा सा सुराही की तरह और लंबा कर देते हैं और फिर उसका ऊपर का आकार बना देते हैं। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। ये मृदभांड बोलते हैं, ठीक है इसको। तो मृदभांड भी किस काल के मिले हुए हैं? नवपाषाण काल के, है ना, इस तरीके का। दूसरा मन का भी मिला हुआ है, मन का भी। तो मन का भी किस काल का है? नवपाषाण काल का, है ना, ठीक। तो ये भी मृदभांड भी और मन का भी। अब कुछ चीजें इसमें से मिली हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। और क्या क्या एग्जाम पूछता है अब के समय में, ठीक है ना। तो देखिए जरा, याद रखिए मैथ का अगर आपने अध्ययन कर लिया नक्शे का, तो लगभग पूरी जीके, क्योंकि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और भी बहुत सारी चीजें हैं, इसे सॉल्व हो जाती हैं बहुत जल्दी। तो प्लीज आप इस मैप का अभ्यास करिए, है ना, बनाने की कौन सी चीज कहां पर है। तो इससे ये होगा कि बहुत सारी चीजें सुलभ हो जाएंगी। तो और भी क्या क्या चीज मिली है मृदभांड के बाद? ये जो क्षेत्र है तमिलनाडु वाला, ठीक, तो इसमें एक जगह है जिसका नाम है पल्लवरन। इस पल्लवरन में सबसे पहले जो मिली है वो मिली है खोपड़ी। क्या मिली है? खोपड़ी, ठीक, कंकाल। तो ये पल्लव रण में जो मिला है वो खोपड़ी का कंकाल मिला है ना, इस पल्लव रण में। ये याद रखिए, यहाँ पे पल्लव वंश था, तो उससे तुम्हें थोड़ा सुलभ रहेगा समझाने में, सॉरी याद करने में, कि पल्लव रण में क्या मिला है? खोपड़ी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये यहां पर जो बिहार है, एक जगह है चिरांद। ये जिला छपरा और, हाँ जिला छपरा है, और सारंग जिला, सॉरी जिला छपरा है और सारंग जगह पड़ती है, वहां पर चिरांद। यहां पर सबसे ज्यादा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, ठीक, सबसे ज्यादा हड्डियों के। और ये जो क्षेत्र है अपना जम्मू कश्मीर, J&K, ठीक, यहां पर एक जगह है बुर्जहोम। तो बुर्जहोम कौन सी जगह है? देखिए जब किसी भी जब जो मनुष्य थे उस समय, आदि मानव, जब उन्हें ठंड लगती थी, तो आप देखेंगे जब आप साफ एरिया में तो आपको ठंड लगेगी, वो क्या करते थे कि वो गड्ढा कर दिया करते थे और उस गड्ढे में वो छिप जाया करते थे। तो आप देखेंगे कि अगर आपको ही छोड़ दिया जाए किसी में, तो आप देखेंगे कि कहीं छुपने की जगह मिले। तो इस बुर्ज होम में वो गड्ढा करके रहते थे, इसलिए एकदम कभी कभी पूछ लेता है कि गड्ढे कहां से मिले हैं, है ना, या और चीजें कहां से मिली हैं। तो ये सारी चीजें कभी कभी पूछ लेता है। तो गड्ढे जो हैं, जो गड्ढे जो मिले हैं वो बुर्ज होम से मिले हैं, ठीक। और इसी इन्हीं गड्ढे को हम कह देते हैं गर्त आवास। गर्त आवास याद रखिए, गर्त माने गड्ढा,
है ना। हाँ, तो कभी कभी एग्जाम ये ना पूछ के ना ये भी पूछ लेता है कि गर्द आवास के अवशेष कहां से मिले हैं। सीधा सा मतलब है, गर्द आवास का मतलब गड्ढे। तो वो गड्ढा जो कर दिया करता था मानव, उसमें छुप जाया करता था, उसे बोलते थे हम गर्द आवास। तो गर्द आवास किस कहां से मिले? बुर्ज से। ये बुर्ज कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर। तो कभी एग्जाम आपसे पूछ ले। ठीक। दूसरा, एक जगह है एमपी में, देखो एमपी इधर है बीच में। ठीक। एमपी में एक जगह है रायसेना। ठीक। जिला है एमपी में, जिला है रायसेन। इस जिले में चित्रकारी के प्रूफ मिले हैं, यानी मनुष्य उस समय भी क्या था? चित्रकार करने की कोशिश करता था, कला। ठीक है। तो जगह कौन सी है? भीम बेटका। भीम बेटका। तो भीम बेटका जो है उसमें क्या मिले हैं? चित्रकला। अब क्या होता था उस समय, जैसे फालतू हो आप, है ना। हालांकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति फालतू नहीं रहना चाहिए। समय इंसान को बर्बाद कर देता है। अगर आप समय को बर्बाद कर रहे हो तो समझ लीजिए वो आपकी गलत फहमी है, आपको समय बर्बाद कर देगा। तो उस समय होता क्या था कि कोई काम ही नहीं था, तो वो सोचते थे चलो कुछ कर दें, है ना। तो वो चित्रकारी करने के लिए लग जाया करते थे। अब आपके पास तो समय है और सीजीएल का एग्जाम भी है ना, तो आप ये सारी चीजें मत करना। ठीक। तो भीम बेटका में जो मिले हैं वो क्या मिले हैं? चित्र है। और चित्र जो है मैं आपको बता देता हूं, वो कुछ नहीं है, एक हाथी है। और एक आदमी है, और वो क्या कर रहा है? शिकार कर रहा है। इसका चित्र मिला है। वो अब आप देखेंगे ये यही सेम है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है, कोई दिक्कत मत लीजिए, क्योंकि उस समय इतना वो नहीं था वो कि हर चीज डिजाइन डाल के बनाए हो। ठीक है। तो उस समय क्या मिला था? ये इस तरीके का शिकार करता हुआ, मतलब हाथी का शिकार करते हुए चित्र दर्शाया है भीम बेटिका में। अच्छा, एक चीज और है, एग्जाम कनेक्टेड क्वेश्चन ज्यादा करता है। मैंने देखा है एग्जाम कनेक्टेड क्वेश्चन करता है। तो कभी आपसे ये पूछ ले कि रायसेना या भीम बेटिका जो है वो किस किस पर्वतमाला की चोटी श्रृंखला जो है वो भीम बेटिका से गुजरती है, या रायसेना हिल्स किस पर्वतमाला की श्रेणी में आता है? बता सकते हैं? चलिए कोई नहीं, शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो रायसेना हिल्स है, सॉरी रायसेना जो जिला है, ये एक पर्वत है विंध्याचल। ये विंध्याचल पर्वत जो है ये उसकी कनेक्टेड है। ठीक है। और घाटी कौन दी है? हाँ, कभी कभी घाटी भी पूछ लेता है, बता सकते हैं? नर्मदा घाटी। ठीक। नर्मदा क्या है? घाटी है। ठीक। और विंध्याचल पर्वत है। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कोडिंग कर रहा है, मतलब उसी के आधार पे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो रायसेना हिल्स और विंध्याचल पर्वतमाला, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी। ठीक। आप समझ गए, उसी में रायसेना, तो सॉरी इसी में भीम बेटिका। और भीम बेटिका से क्या मिले हमारे? ठीक। ठीक। आगे बढ़ते हैं। यूपी। ठीक। यूपी में, अपने यूपी में एक जिला है संत कबीर नगर। सुना है? हाँ, संत कबीर नगर। उसमें एक जगह है
कोलेडी हवा, ठीक। इससे क्या मिले हैं? चावल के अवशेष, ठीक है। कोल्डी हवा एक जगह है जिसमें क्या मिले हैं? चावल के अवशेष, है ना। तो चावल के अवशेष यहीं से मिले हैं। दूसरा है जो एग्जाम आपने देखा वो अक्सर करते हुए, बेलन घाटी, ठीक है। तो बेलन घाटी भी कहां पड़ता है? ये भी यूपी में पड़ता है ना। तो बेलन घाटी जो है वो भी किस में है? आपके यूपी में। तो यूपी में जगह है इलाहाबाद, और इस इलाहाबाद में बेलन घाटी, देखो बड़ा मतलब वायरल क्वेश्चन है जो एग्जाम ने पूछा है। तो बेलन घाटी है, इसमें क्या मिले हैं? तो देखिए वो चित्रकारी क्या है? ये नक्काशी है। अभी जो मैंने रायसेना हिल बताई थी वो क्या है? नक्काशी। नक्काशी मतलब आप किसी भी पत्थर उसे छेनी से लेके उस पर आकृति बनाएंगे तो वो गया नक्काशी, ठीक है। किसी को नक्काशी मतलब छेद छेद की नक्काशी करना। दूसरी जो बेलन घाटी है इस पे एक मूर्ति मिली है, मातृ देवी जिसे हम कहते हैं। और ये जो मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है ये कहां पे मिली है? बेलन घाटी। और इस मूर्ति की खासियत ये है कि ये मूर्ति अस्थियों से बनी थी। अस्थियों से मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक। तो ये बेलन घाटी जो है ये अस्थियों से मूर्ति बनी थी, इसीलिए ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ना। आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए। एक और एग्जाम पूछता है सोहन घाटी, ठीक। तो सोहन घाटी जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो सोहन नदी है ये सिंधु नदी की सहायक नदी थी पहले, कभी। वर्तमान में ये है नहीं, ठीक है। अब ये चल बसी मतलब खत्म हो गई। तो सोहन घाटी जो है किसकी सहायक नदी है? सिंधु की, ठीक है। अब ये सिंधु नदी की जो नदी सहायक नदी है, तो अब तो ये खत्म हो गया, है ना। जाहिर सी बात है ये कहां पर होगी फिर? पाकिस्तान में। चलिए आगे जब हड़प्पा सभ्यता समझाएंगे आपको तो पूरी जानकारी आपको बता देंगे। इस सोहन घाटी से हमें मिले हैं हथियार, ठीक। क्या करने के लिए? उस समय मानव जो है वो शिकार करता था, उसके हथियार मिले हैं, ठीक है। से विवादित कर दिया है इन हथियारों को। चापर, ठीक। दूसरा है चैपिंग, चापिंग सॉरी, ठीक। और तीसरा है पेबुल, पेबुल। ये तीन टाइप के हथियार बताए हैं जो कहां से मिले हैं? सोहन घाटी से। तो एग्जाम आपको यहां से भी पूछ ले सकता है कि सोहन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है। तो सोहन घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? हथियार मिले हैं उसमें, ठीक है। चापर, चापर, चापिंग और पेबुल, ये तीन हथियार मिले थे जो सोहन घाटी के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। एकदम यहां से क्वेश्चन उठाता है। दूसरा,
अच्छा कभी ये पूछ ले कि इसके जैसे मैंने आपको बताया था कि इतिहास के पिता हेरोडेटस को माना जाता है, ऐसे ही जो पाषाण काल है यानी पत्थरों का युग, उसके पिता को मतलब हाँ, उसका पिता किसे माना जाता है? जनक से माना जाता है। तो देखिए ये नोट डाल के लिख दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक, तो पाषाण काल के, सॉरी, पुरापाषाण काल की जनक, ठीक, जनक रावट ब्रूस फ्रूट को माना जाता है। ठीक, रावट ब्रूस फ्रूट को माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एक बार पूछा है और हो सकता है शायद अब भी पूछ ले, है ना। हम्म, ठीक, इस तरीके की ये जो हमारा पाषाण काल है, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, मैंने जितना जो पढ़ाया है आपको वो शायद यहीं तक है, और इससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन की ड्यूरेशन है, वो कहां से क्वेश्चन उठाएगा। तो मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं आपको जो बताए वो बस मैन बताए, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर उठते हैं, है ना। अब बात करते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं। ठीक, ये देखिए, ये उस समय की बात है जब भारत अंग्रेज थी, भारत में अंग्रेज आए थे। तो उन्होंने क्या किया था कि हमारा कच्चा माल उन्हें अपने देश पहुंचाना था, इंग्लैंड। तो जब उन्होंने इंग्लैंड पहुंचाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सबसे सुलभ साधन क्या देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि क्यों ना भारत में ट्रेन चला दीजिए, है ना। भारत में क्या चला दिया? ट्रेन। तो वो ट्रेन चलाने के माध्यम से उन्होंने कहा, देखिए यहां पाकिस्तान में गोदर बंदरगाह है, याद रखिए, करंट अफेयर थोड़ा फेरती रहिए। गोदर बंदरगाह, गादर बंदरगाह, इस पे विवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है? हाँ, क्योंकि से चीन जो है वो हड़पने वाला है। भाई श्रीलंका को तो इंडिया ने बचा लिया, आपको पता है, श्रीलंका का बंदरगाह भी ले जा रहा था चीन, वो तो भारत में बचा लिया। लेकिन तो पाकिस्तान का जो गोदर बंदरगाह है, इस पे भी नजर है, वो इधर इस वाले नीचे वाले प्रांत पे। तो थोड़ा करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर का मतलब होता है कि आप दुनियादारी की कितनी जानकारी रख रहे हैं, और खासकर प्रेजेंट में। ठीक है, पुरानी करंट अफेयर कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट में कितना रख रहे हैं दुनियादारी की नॉलेज, है ना। तो हमारे सर हैं, उनकी काफी ठीक ठाक क्लास चली है करंट अफेयर की, उसे अच्छे से देखिए और एनालाइज कीजिए खुद से, क्योंकि बहुत मेहनत की है उन्होंने भी। ठीक है, देखिए सभी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही किया हमसे। ठीक, तो उनकी क्लास देखिए, बहुत अच्छी करंट अफेयर पढ़ाइए। तो करंट अफेयर का मतलब ही यही है कि दुनियादारी की नॉलेज क्या है आपको। तो जब ये रेल का जो प्लान बनाया था उन्होंने, तो यहां से ट्रेन निकालने की सोची थी, ये वाला एरिया। ठीक, ताकि यहां से गोदर बंदरगाह सरल पड़ जाए, तो यहां से वो अपना माल इंग्लैंड भेज दें, ये चलाया था। लेकिन यहां क्या हुआ, जब कोई ट्रेन चलेगी तो पटरी तो बिछानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो यहां पर पटरी बिछाने का काम किया था एक इंजीनियर थे, उन इंजीनियर का नाम था लॉर्ड कैनिगम। ठीक, तो कैनिगम जो इंजीनियर थे, इन्हीं को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है, हाँ, लॉर्ड कैनिगम को। तो लॉर्ड कैनिगम इंजीनियर थे। अब उन्होंने यहां पर पटरी बिछाने का काम किया। जब उन्होंने पटरी बिछाने का काम किया तो उन्होंने देखा कि यहां पर क्या हो रहे हैं, ये जमीनें धस रही हैं, मतलब
सीधी सी बात है कि इस जमीन में ट्रेन नहीं चल सकती है, इसीलिए ट्रेन कहां से चलाई थी आपको पता है? ये वाला एरिया महाराष्ट्र, कहां तक चली है ट्रेन, बता सकते हैं आप? 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे ट्रेन चलाई थी, है ना, जिसमें 3 इंजन लगाए गए थे, सिंधु साहिब और सुल्तान। ठीक, हाँ, ये तीनों इंजनों की जिम्मेदारी थी खींचने की। तो ये ट्रेन यहां से यहां तक चलाई गई थी, लेकिन पहले जो थी वो यहां थी। अब जब चीजें धस रही थी तो इंग्लैंड के उन्होंने सोचा कि क्यों ना, हो सकता है शायद इसमें, ये राजाओं का तो देश रहा ही है, हो सकता है इसमें कुछ हमें मिल जाए खजाना। तो तब इसकी खुदाई करवाई थी इस एरिया की। तो ये तो नदी का क्षेत्र है, आप इधर देखेंगे ये सिंधु नदी, ठीक है, ये पूरा नदी का क्षेत्र है। तो यहां पर जब खुदाई हुई, खुदाई तो इन्होंने दरअसल करवाई थी उसके लिए कि कुछ मिल जाए हमें, लेकिन कुछ मिला नहीं। तो इनको अवशेष मिले हड़प्पा सभ्यता के, जिसमें हम कहते हैं ना हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। तो ये कोई ऐसे अवशेष नहीं मिले तुम सोच रहे हो कि किसी को शौक था खोदने का, ऐसा कुछ नहीं है, सब इनका फायदा था। बाद में इन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, कलकत्ता में। ठीक, हाँ। तो ये किसने कहा था? जॉन मार्शल, उस समय जॉन मार्शल थे, और जॉन मार्शल ने ये कहा कि आप यहां पे खुदाई करें, हो सकता है कुछ मिले। तो जब खुदाई की थी तब यहां पर बहुत सारी चीजें मिल गई, और सबसे पहला जो खुदाई जो की थी वो हड़प्पा सभ्यता की हुई थी। इसीलिए हड़प्पा एक जगह है पाकिस्तान में, ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान में जगह है। साहिवाल एक जिला है, उस साहिवाल जिला के पास हड़प्पा जगह है, स्टेशन भी है हड़प्पा। तो वहां पर पहला जो स्थल खोजा गया, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता बोल दिया। सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं, और इसे सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी भी थी। ठीक, हाँ, आज आपको कुछ नया मिलेगा, निश्चिंत रहिए। तो सरस्वती सभ्यता जो थी ना, इसी को हड़प्पा सभ्यता को ही बोला जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी, अब आपको पता है प्रेजेंट में सरस्वती नदी क्या होगी, विलीन, पता नहीं कहा। ठीक, यही था। तो जब यहां पर खुदाई हुई तो यहां पर खुदाई चली, और उन्होंने खुदाई में देखा कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो खुदाई बंद करवा दी। ठीक है, 1825 में जॉन मार्शल ने किया था ये काम। लेकिन जब एक डिपार्टमेंट बना दिया तो उन्होंने कहा कि इसकी फिर ढंग से जांच की जाए। तब जाकर 1921 में हड़प्पा सभ्यता के स्थल किसने खोजा है बताइए? दयाराम साहनी। तो तब जाकर 1921 में दयाराम साहनी ने पहला स्थल खोजा था हड़प्पा। ठीक, चलिए ये देखो इंडिया। ठीक, अब हड़प्पा सभ्यता कहां कहां तक थी वो मैं आपको बताता हूं। कि ये जो जगह है, ये वाली जम्मू कश्मीर की, इसे बोलते थे मांडा। ठीक, थोड़ा इधर आइए तो अपना यूपी पड़ गया। यहां क्या है? आलमगीर। ठीक, यहां से मिल गया। यहां का क्या है? दायमाबाद। ठीक, पहुंच जाओ पाकिस्तान की तरफ। यहां पाकिस्तान का एक जगह है सुतकागे डोर। ठीक, अगर गौर से देखिए, ये सभ्यता त्रिकोण बना रही है। त्रिकोण का मतलब समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे करके। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ठीक, अब देखिए एग्जाम आपको लगता है इतना सब कुछ पूछ लेगा? थोड़ा गहराई से तो पूछेगा, है ना। जब आप सीजीएल के पेपर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा गहराई से पूछेगा।
तो ये जो मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में आता है और इसका जिला है अखनूर। जिला क्या है? अखनूर, याद रखिए। अब यहां पे नदी को भी कनेक्ट करेगा, तो यहां पे नदी कौन सी है? चिनाब। ठीक, मांडा जिला, सॉरी मांडा जगह अखनूर जिले में पड़ती है और नदी कौन सी है? चिनाब। आलमगीर कहां पड़ता है? आलमगीर यूपी के किस जगह पर है? मेरठ। ठीक, और यहां नदी कौन सी है? हिंडन। ठीक है, मेरठ। हिंडन नदी है ना। मेरठ क्या है? आलमगीर। दायमाबाद जो है, अब जो दायमाबाद है ये पड़ता है, जिला इसका है औरंगाबाद। औरंगाबाद। यहां नदी है दशक, याद रखिए। ठीक, और सुतकागे जो डोर है, ये जो पाकिस्तान में जो जगह है यहां पर है बलूचिस्तान। ठीक, कहां पड़ता है? सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। यहां पर है दशक। ठीक है, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान। याद रखिए, ये जो बलूचिस्तान है इस पे भी विवाद चल रहा है ना। क्योंकि सारे बलूच मिलकर क्या कह रहे हैं कि हमें इंडिया में जाना है। और ये भी साथ दे रहे हैं यहाँ के बलूच। अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। ठीक है। हाँ, उनकी तो आदत है, एक तो पीओके पे बहस चल रही है आपको पता है, एक बलूचिस्तान पे, है ना। ये भी याद रखिए, ये दोनों ही भारत में आने वाले हैं। पता नहीं किस क्या चीजें हैं, ये तो मैटर करता है राजनीति के। खैर हमें नहीं पढ़ना है, वो राजनीति है उसमें तो वो देखेंगे। ठीक, आइए पढ़ते हैं। तो इसका आप आकार देखेंगे तो इसका क्या आकार क्या बन रहा है? त्रिभुजाकार, है ना। तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ ले कि ये क्या है, तो इसका आकार जो मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन और करा देता हूं, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा और सुलभ हो जाएगा। हड़प्पा भारत सॉरी इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। ठीक, कौन कौन से पार्ट में है इंडियन हिस्ट्री? प्राचीन, मध्य और आधुनिक। ठीक है, चौथा इसका पार्ट जोड़ा गया है समकालीन। ठीक है, और उसमें भी जो प्राचीन हिस्ट्री है उसको भी 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक, तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिसमें लिखित नहीं। आगे ऐतिहासिक काल जो लिखित तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। ठीक, हाँ, ये ऐसे ही है, कुछ भी लिख दो आप पढ़ा ही नहीं जा सकता है ना। कुछ चीजें हैं जो आप समझ सकते हो। ठीक है, कैसे समझ सकते हो? देखो जैसे ये है, तो आप इन दोनों में थोड़ा सा शैली को देख लोगे, आप पहचान लोगे। एक हैप्पी है, एक अनहैप्पी है ना। इसी को बोलते हैं
फीलिंग। इमोज देखते हो व्हाट्सएप पर, तो व्हाट्सएप पे जो इमोज आते हैं वो क्या जाहिर करते हैं? आपकी फीलिंग ही तो जाहिर करते हैं कि आप दुख के भेज रहे हो किसी को, ये किसी को खुशी के भेज रहे हो। ठीक है, हम इतना अंदर नहीं जाएंगे कि आपकी इमोज का किसको भेज रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझिए कि ये जो शैली है इसे कहते हैं भावनात्मक और चित्रात्मक। यू राइट। एक तो होती है भावनात्मक, दूसरी होती है चित्रात्मक। ठीक, तो आप ऐसी शैली को तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ भी सकते हो। लेकिन मैंने ये क्या लिख दिया, ये क्या कर दिया, ये आपको पता नहीं, तो ऐसे ही इस काल में थी। ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं जा सके उसे हम क्या कहते हैं? आगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण हो, जैसे महाभारत हुई, आपकी रामायण हुई। ठीक है, और भी टॉपिक है जो जिसका लिखित है, तो जो लिखित हो वो क्या कहेंगे? ऐतिहासिक काल। उसमें भी जब हम इन तीनों को कालों को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो शुरू होता है वो हमारा क्या होता है? पहले पुरापाषाण काल। ठीक, पुरापाषाण काल। अब पुरापाषाण काल में भी आप समझ रहे हैं क्या क्या था पुरापाषाण काल में? मानव का पालन कहां से हुआ था? मानव का पालन अफ्रीका, ठीक है, जो हाँ हंसबर्ग मैंने आपको जगह बताई थी, वहां से हुआ था। तो वहां पे क्या हुआ था? मानव क्या था? असभ्य। असभ्य का मतलब कुछ भी नहीं, बस खाना पीना, यही है ना। हाँ, मरे हुए व्यक्तियों को भी खाना। ठीक, और उसी काल में किसकी खोज हुई? आग की, है ना। पुरापाषाण काल में मैं थोड़ा रिवीजन करा दूं तो किसकी खोज हुई? एक तो मानव, मानव का पालन। ठीक, दूसरा हाँ मानव का पालन हुआ था, और कहां पालन हुआ था? अफ्रीका में। ठीक है, लेकिन कैसा मानव था ये? असभ्य। और क्या काम करते थे ये? केवल खाद्यान्न संग्रह, मतलब खाने पीने की चीजों को बस जोड़ना और बस अपने आप में मस्त रहना, यही था। और एक इन्होंने काम कर लिया था कि इन्होंने आग का आविष्कार खोज लिया। तो आग की खोज, कभी एग्जाम में पूछ ले तुमसे कि आग की खोज किस काल में हुई, तो आप सीधा बता दोगे पुरापाषाण काल में। मानव की उत्पत्ति कहां से हुई? अफ्रीका से। किस काल में हुई है? पुरापाषाण काल में। ठीक, बस खाद्यान्न संग्रह, खाने पीने की चीजों को जोड़ना, और तो कुछ नहीं ना। तो यही सारी चीजें हुई थी, है ना। तो ऐसे मानव को क्या बोला गया था जो अफ्रीका में खाना? होमो वेलेंदी। याद रखना, जो नवपाषाण पुरापाषाण काल का जो मानव है उसे क्या बोला जाता है? होमो लेमेंदी। ठीक, वेलेंदी, सॉरी। होमो बेलेंदी किस मानव को बोला जाता है? पुरापाषाण काल के मानव को बोला जाता है होमो बेलेंदी। मतलब केवल खाने पीने की रखना, आग की खोज करना, बस यही इनका काम था, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है, खाना बंदोबस्त। और क्या करते थे? आखिर तक करते थे। आखिर तक का मतलब समझ रहे हैं? आखिर तक यानी शिकार। ठीक, ये शिकार किया करता था मानव, बाकी तो और कुछ नहीं किया करता था, है ना। यही था, यहीं तक जीवन सीमित था। और आपको भी एक चीज बताएं, अगर आपका जीवन केवल खाना पीना और सोना है, तो भाइयों मेरा यकीन मानो, आप केवल जी रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हो। बस मानव का जीवन यह है कि आप उस पर अच्छी तरीके से काम कीजिए, है ना। हमारा खुद का काम क्या है? खुद पर काम करना। ठीक है, एक चीज मैं आपसे बता रहा हूं, देखो बात थोड़ी छोटी है लेकिन इसको समझोगे तो बहुत बड़ी बात है ये। आपने हवाई जहाज देखा है? एरोप्लेन। एरोप्लेन सेफ कहां पर है? एरोप्लेन जिससे हम यात्रा करते हैं, हवाई जहाज, वो सेफ कहां पर है? तो एरोप्लेन सेफ कहां पर है?
नीचे जब वो धरती पर है ना, ऊपर सेफ नहीं है, क्यों, क्रैश हो सकती है। लेकिन आप एक बात आती, क्या इसकी इज्जत है नीचे खड़े रह के? माना कि ये जमीन पर सेफ है, लेकिन क्या इसकी इज्जत है सेफ में खड़े रहने की? कोई इज्जत नहीं है ना। इज्जत कहां पर है इसकी? तब ये हवा में उड़े, यात्रियों को अपने स्थान, अपनी मंजिल तक ले जाए, अपने क्या कहते हैं, जो जो जहां पर जा रहे हैं वहां तक ले जाए, है ना। तो इसकी इज्जत कहां पर है? उड़ने में, बैठने में नहीं है। माना कि ठीक है ये सेफ है नीचे, क्या मतलब है? ऐसे इंसान का जीवन है। आप सोच रहे हो हम कुछ काम ना करें, हम बिल्कुल सेफ रहें, तो क्या इज्जत है आपकी? कुछ ही नहीं, है ना। आपकी इज्जत क्या है? जब आप उड़ेंगे, क्रैश हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मृत्यु से क्या डरना? मरने के वैसे जीवन थोड़ी ना चलता है, वो तो एक दिन आएगी, आपको भी आएगी, हमको भी आएगी, पता भी नहीं पड़ेगा, है ना, चले जाएंगे। तो इसके डर से कोई जीवन न जिए कि हमें बाहर कुछ हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। कोई नहीं यार, कुछ नहीं होता। जिसकी आ जाती है उसकी तो जाना ही पड़ता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अंत काल में बड़ा दुख होगा तुम्हें कि यार पूरा जीवन दिया और बस ऐसे ही बिता दिया खाने पीने में ही। नहीं, मेरा मानना है कि जीवन हमेशा जलता रहना चाहिए। आप बाइक होगी आपके पास, आप बाइक में पेट्रोल क्यों भरवाते हैं? ताकि आप उसे जला सकें पेट्रोल को। और पेट्रोल कब जलेगी? जब वो बाइक चलेगी, धुआं देती हुई जाती है ना, देखते हो आप, है ना। और वो पेट्रोल जलेगी तभी तो वो अपने स्थान तक पहुंच पाएगी। अब तुमने पेट्रोल भरवा रखी है, वो जली नहीं रही है, क्या फायदा उस पेट्रोल का? ऐसे ही इंसान का जीवन है। जब तक खुद को जलाओगे नहीं, तब तक क्या मतलब है किसी भी चीज का, है ना। तो जलाइए अपने आप को इस जीवन की, कोई दिक्कत नहीं है। हार जीत तो मैं नहीं समझता हार जीत कुछ होती है, कुछ भी नहीं हार जीत होती है। ये सब बेवकूफ बनाने हैं कि हार जीत हो जाएगी। कोई हार जीत नहीं होती मेरे भाई। इंसान अगर हारता है तब भी सीखता है और जीतता है तब भी सीखता है। ये मेरा अनुभव है, बहुत कुछ देखा है मैंने भी, खैर इसीलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे मध्य पाषाण काल, मैंने आपको बताया था, ठीक, रिवीजन करा रहे हैं आपको, है ना, बस थोड़ा सा। तो मध्य पाषाण जो है उसमें क्या था? मध्य पाषाण काल में मैंने आपको बताया था अंतोष्टि। अंतोष्टि का मतलब क्या होता है? संस्कार। ठीक है, तो मनुष्य को जलाना, दफनाना, ये कौन से काल में हुआ है? नव पाषाण काल, अंतोष्टि। आप देखेंगे आपके यहाँ कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो जाता है तो उस पर भी लिख दिया जाता है अंतोष्टि, यानी इस व्यक्ति की तेरे भी होने वाली है, इसका अंतिम संस्कार जो है वो होने वाला है। सॉरी, अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन अंतिम जो चीजें हैं वो होने वाली हैं। तो अंतोष्टि का मतलब क्या होता है? संस्कार। तो वहां से क्या सीखा था उसने? केवल संस्कार, जलाना और दफनाना। दूसरा जो काम हुआ था इस नवपाषाण काल में, तो ये हुआ था कि इन्होंने माइक्रोलिथ कहते हैं छोटे हथियार जो केवल हाथ में आ सकें बस। ठीक, सपोज चाकू, ये क्या है? माइक्रोलिथ, लेकिन ये एलिमेंट का बना हुआ है। अब आपको पत्थर का चाकू पकड़ा दिया जाए तो हड़प्पा उसके आप पाषाण काल के आदमी हो गए, है ना। बस सीधी सी बात है, यही है ना। इस काल में ये हुआ था, ठीक, माइक्रोलिथ। अब सॉरी, चलिए, अब क्या है, सबसे ज्यादा किस काल में है? नवपाषाण काल। इसके बारे में भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं मैं। इस काल में क्या हुआ था? इस काल की नींव किससे डली गई है? कृषि से। एक, खेती, कृषि। और कृषि की शुरुआत कहां से हुई है? हाँ जी, आपको बताया था कृषि की शुरुआत कहां से हुई है? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। मैंने आपको यह भी बताया था कि मेहरगढ़ दो पहाड़ियों के बीच में है, किदघर और सुलेमान। ठीक है, ये दो पहाड़ियों के बीच में है। हाँ, ये आपको समझाया था, याद कर लेना, ठीक है। और सबसे जो पहली फसल हुई थी यहां पे, जो साक्ष्य मिले हैं वो किसके मिले हैं? गेहूं। और दूसरी कौन सी फसल के साक्ष्य मिले हैं? जौ। ठीक, दो फसलों के साक्ष्य मिले हैं, है ना, गेहूं और जौ के। ठीक है, और क्या मिला है? जब खेती हुई थी तो मैंने आपको बताया था रहा भी जाएगा, तो इसमें क्या मिला है? स्थायी निवास, परमानेंट रेजिडेंसी। ठीक है, स्थायी
निवास। स्थायी निवास, स्थायी निवास भी कहां से मिला है? मेहरगढ़ से आया है ना। जब स्थायी निवास होगा तो मैंने आपको यह भी बताया था कि आपके पास कोई ना कोई जानवर आएगा, और सबसे वफादार जानवर कौन सा है बताइए? कुत्ता। ठीक, तो मानव द्वारा पाला गया कौन सा जानवर था पहला? कुत्ता। ठीक है ना। हाँ, आप कहीं दूसरी जगह से खेती नहीं कर सकते, आप वहीं पे रहना पड़ेगा आपको, वरना खेत गायब हो जाएंगे, फसल गायब हो जाएगी। लेकिन हमारे यूपी में फसल गायब नहीं होती, खेत गायब होते हैं, याद रखना। अगर आप चले गए तो खेती उठा लेंगे तुम्हारी। हाँ, यही है। यार लेकिन मैं देखता हूं थोड़ा सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ये जो पशु हैं ये किसानों का बहुत नुकसान कर रहे हैं, और किसानों को बहुत ज्यादा अपनी फसल को बचाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो प्लीज यहां तक मेरी आवाज हो ना, आप इस वीडियो को बहुत शेयर करना, और सभी ये इतना मतलब शेयर करना कि पहुंच जाए आला अधिकारी के पास, और वो देखे कि यार किसान भी कितना मेहनत कर रहा है अपनी फसल को बचाने के लिए, और आप बस वही कर रहे हो। ठीक है, जानवर को भी बचाना बहुत अच्छी बात है, वरना सिस्टम फेल हो जाएगा इंसान का, सॉरी पूरे वातावरण का। लेकिन ये भी तो देखो कि उसके लिए परेशान कितना है ना। तो गोचर भूमि है वो ज्यादा से ज्यादा अलाउड हो, उसी में ही गौशाला बन जाएंगी, जैसे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट चीज है, अच्छा मैंने आपको बताया था इसे तो होमो इस मानव को बोलते हैं जो नवपाषाण काल, प्रापाषाण काल में था, लेकिन नवपाषाण काल के मानव को क्या बोला जाता है? होमो सेपियंस। ठीक, उसे बोला जाता है होमो वेलेंदी, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है होमो सेपियंस। क्यों? मैंने आपको बताया था, क्योंकि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी, फिर सीधी, फिर सीधी, फिर सीधी, ऐसे करके होने लगी। दिमाग आने लगा तो इंसान चीजें बढ़ने लगी। ठीक है, होमोसेपियंस। इसी में किसकी खोज हो गई? अब कृषि का सामान इधर से उधर लेके जाओगे, है ना, तो पहिए का आविष्कार हो गया था, मैंने आपको बताया था। ठीक, हाँ, तो इसी काल में पहिए का भी आविष्कार हो गया था। उसके बाद आपको पता है तावे की खोज हुई। तो तावे की जो खोज हुई, इन्होंने बर्तन नहीं बनाए तावे के, क्या बनाए थे? उस तावे को लंबा करके, डंडा बना के, और कनेक्ट कर लिया था पत्थर के हथियारों से। इसीलिए नवपाषाण काल को, सॉरी, इसीलिए नवपाषाण काल को हम क्या बोलते हैं? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, यानी तांबे और पत्थर दोनों का उपयोग हो रहा है उसमें, उसे हम क्या बोलेंगे? ताम्रपाषाण काल। ठीक, तो ये भी हुआ था। दूसरी चीज, पहिए का आविष्कार हो गया, जो हो गए ताम्रपाषाण हो गया, और भी सारी चीजें हो गई। ठीक, बाद में मैंने आपको बताया था कि मानव का सबसे पहला कंकाल कहां पर मिला था? पल्लवरन में। पल्लवरन कहां पर है? मद्रास, चेन्नई। ठीक है, यहां पल्लवरन है। दूसरी चीज, एक पल्लवरन से हैंड एक्स और मिली है। हैंड एक्स मतलब समझ रहे? कुल्हाड़ी। ये भी एग्जाम पूछ लेगा, तो इसे भी नोट कर लेना, हैंड एक्स। ठीक, और क्या क्या मिला है? चित्रकारी मिली है भीमबेटका, एमपी से, रायसेना, मैंने आपको बताया था, नर्मदा घाटी, और विंध्याचल पर्वत। ये वही विंध्याचल पर्वत है जो भारत को दो भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो हमारी मैथोलॉजी के अनुसार क्या है? हमारी मैथोलॉजी के अनुसार ये हुआ था कि अगस्त मुनि दक्षिण भारत की तरफ गए, और उन्होंने पर्वतराज से ये कह दिया कि बस आप यहीं रहोगे। ये हमारी मैथोलॉजी कहती है। तो जब से विंध्याचल पर्वत कैसा है, ऐसा कैसे ही, तो वही विंध्याचल पर्वत जो है वो भारत को दो भागों में विभाजित करता है। नोट मतलब ये कनेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट, बुर्ज होम
एग्जाम पूछेगा आपसे बुर्जोम। बुर्जोम का मतलब क्या है? गर्त आवास। मैंने आपको बताया था गर्त आवास। गर्त आवास सीधा सा सेंस है कि गर्त आवास का मतलब यही होता है कि व्यक्ति गड्ढे में रह रहा है ना। बस उसने गड्ढा किया, उसमें दबक गया क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, उसमें इतना ज्ञान नहीं था। तो क्वेश्चन या तो ये पूछ सकता है एग्जाम कि गड्ढे कहां से मिले हैं, या ये पूछ सकता है कि गर्त आवास कहां से मिला है। तो गर्त आवास कहां से मिला है? बुर्ज होम से। ठीक, नेक्स्ट आओ। बिहार में एक जगह पड़ती है चिरान, छपरा जिला। ठीक, सारंग जगह पर है चिरान। वहां से क्या मिले? बहुत सारी हड्डियां, अस्थियां। ठीक, और एक यूपी की जगह है बेलन घाटी, वहां पर क्या मिली है? मूर्ति, है ना। इलाहाबाद में बेलन घाटी है, वहां पर मूर्ति मिली है। ठीक है, एक जगह ओल्डी हवा, ओल्डी हवा। ठीक, ओल्डी हवा ये भी संत कबीर नगर के आसपास की जगह है, यहां पर चावल के विशेष मिले। ठीक, और एक जगह है सोहन घाटी, जो मैंने आपको बताया था ये पाकिस्तान में है, और इस सोहन घाटी में हथियार मिले हैं। ठीक है, हथियारों का जखीरा मिला है सोहन घाटी में, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये कितने इतिहासकारों ने कितने इतिहास उसमें बांट दिया था, इतिहास सॉरी हथियारों को, चापर, चापिंग और पेवला। चापर, चापिंग और पेवला, 3 वर्णों में विभाजित कर दिया था उन्होंने। ये सब कहां मिले हैं? सोहन घाटी पर। ठीक, ये भी एग्जाम में आ चुका है आपके में, और हो सकता है शायद सीजीएल में भी एक बार रिपीट करे, क्योंकि उसका कोई भरोसा भी नहीं है। ठीक, और इसके जनक कौन है पुरापाषाण काल के? भारतीय पुरापाषाण काल के जनक मैंने आपको बताया था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, ये भारतीय पुरापाषाण के जनक हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा खुदाई से खोज की थी। ठीक, तो मैं कोशिश करूंगा, मेरी फर्स्ट क्लास है ये ऑनलाइन, ऑफलाइन तो बहुत पढ़ा है मैंने, लेकिन ऑनलाइन फर्स्ट क्लास है, तो कोशिश यही करूंगा मैं कि आपको बेटर से बेटर दे सकूं, बहुत अच्छा दे सकूं, और अपना अनुभव भी साझा कर सकूं जो मैंने लिया है बहुत सारा। और क्लास आगे भी कंटिन्यूटी रखेंगे, फर्स्ट क्लास है, तो अगर कुछ चीजों में गलती हो गई हो तो आप देख लीजिएगा। ठीक, दोबारा से फिर जो भी क्वेश्चन आपको लगता हो कहीं पे समझ में नहीं आया या कुछ है, तो आप क्वेरी कर सकते हैं कमेंटमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर दूंगा आपको। ठीक है सर, है ना। तो कल की क्लास में हड़प्पा सभ्यता से मिलेंगे, है ना, और आगे भी समझाएंगे। आप तैयारी से लगी रहिए। ठीक, जय हिंद। सर कर दीजिए, हो गया। थैंक यू सर। कोई नहीं सर, फर्स्ट क्लास है। नहीं, बहुत बढ़िया, बच्चों को एंटरटेनमेंट भी आप बीच बीच में दे रहे थे। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा लगा हमें। हम तो इतना सीरियस होकर पढ़ाते हैं कि बच्चे कहते हैं कि कुछ बताया करिए सर, बीच बीच में थोड़ा मोदी जी की तारीफ भी कर दिया करिए। सर देख के बताते हैं। शुरुआती में टाइम ज्यादा ले लिया है ना सर, हम्म। बैठ नहीं पा रहा था क्या उसमें। बाद में एकदम मैं आपको समझाने आया था, मैं जब फ्लो बना, फिर उसके बाद फ्लो। हाँ, एक बार फ्लो बन गया ना, इन्हीं में ध्यान दिया कि कहाँ चल रही थी। कोई नहीं, फिर तो चाहे जो आए जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कोई था। फर्क नहीं पड़ा। सर भी आ गया आपके पास, स्टूडेंट कह रहे हैं नरेंद्र सर भी आ गए आपके पास। बेहतरीन बेहतरीन, अरे चलेंगे सर। क्वार्टर लेके टीचर पूछ रहे कहाँ चलेंगे सर।
कर दिया था मैंने। डेली क्लास से शुरुआती में क्या कहते हैं बहुत टाइम लगा। करने में आधा घंटा लगता है। आराम से एक बार बन गया फिर नहीं, बीच में भी ना रुके। अभी बस अभी आउट हुई है। साथियों, जैसा कि कल गौरव सर ने अनाउंसमेंट किया था एसएससी के लिए, अभी कितना टाइम लगेगा इसको? 1.5 घंटे की है। चैनल पे अपलोड एक कहते हैं 15 मिनट। ब्रह्मरथ, 15 मिनट में अपलोड हो जाएगी। जो इधर की साइड होते हैं, सॉरी पश्चिमी साइड होते थे, और उस गड्ढे में हम्म, तुम बनाओगे ना? क्यों नहीं बनाओगे क्या? सर ऐसे नहीं चलेगा सर, काम तो करना पड़ेगा। अरे ये तो मैंने बनाया, इसकी फोटो खींच के डाल दी। ये तो मैं डेली बनाया करूंगा क्लास में। क्या कर लो तुम? क्लास में और नहीं सर, आप क्लास होनी है, रेडी हो जाइए। सर इंग्लिश के लिए तो इनको आएगी। कितने टाइम लगेगा सर आपको रेडी करने में? खाली होती है। रेडी होने में आपको कितना टाइम लगेगा सर? अगर यहाँ पे कैसे खाली होगी ला देंगे। हाँ ये तो है। इंग्लिश के लिए तो टीचर है, ऑप्शन पढ़ने वाली बेटा तो कंटेंट देने का आएगा। सही बात है। लोग बुलाए सर बताइए कितना टाइम लगेगा आपको क्लास देंगे आपकी? गौरव सर पूछ रहे हैं। ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? बात क्या? टीचर की इंट्रो वीडियो को व्यूज नहीं है। हाँ उसमें तो कुछ बोले नहीं ना। क्यों भैया? मेरे बोले तो आपकी पेड की मार्कशीट लगी हुई है ना, उसको भी तो लगाना चाहिए था। लोग को लगा हाँ तो अभी लोग लगाए नहीं तो आपको जानते हैं ज़्यादा बच्चे। शेयर करो यार दबा के ग्रुप में। शेयर करो सलाम।
नहीं सर, ये चीज है कि मैंने देखा है, बोलना होता है ना, करके धीरे धीरे 800 आपका आदमी वीडियो वहां देख रहा है, पूरा वीडियो देख रहा है, अब 800 आदमी पढ़ रहा है, यही आप क्लास में 800 बंदा बैठा, यहाँ 800 भी लाएंगे ना तो क्या क्लास देर हो गई, आप 100 बंदा इकट्ठा करें जो आप क्लास पूरी 1000 व्यूज 2000 व्यूज आ रहा है,